भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण, कांग्रेस की रणनीति क्या है? भूमिहार को मनाने की कोशिश भी की जा रही है और बीजेपी ने भूमिहार समुदायों के विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी सौंपी है। सामने 2024 का चुनाव भी है और कांग्रेस भूमिहारों की ताकत अच्छे से जानती है। इसी के चलते कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश की कमान सौंपी है, वो भी भूमिहार ही हैं। आपको यह भी बता दें कि भूमिहार जाति के वोटर पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहार, जहानाबाद, बेगूसराय, नवादा, सीतामढ़ी, आरा में जीत हार की ताकत रखते हैं। बिहार में वैसे तो भूमिहार वोटर ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही काफ़ी साथ दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद इस वोट बैंक पर कांग्रेस का आधिपत्य था। लेकिन बाद में यही वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह वोटर्स बीजेपी से नाराज़ भी हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से, जिसका नाम है बिहार की राजनीति में भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत की उठक पटक। जैसा कि हमने आपको बताया कि भूमिहार को मनाने के कारण ही बीजेपी ने भूमिहार समुदायों के विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपी है। अब जबकि देखा जाए कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव हैं, लेकिन इसमें भूमिहार वोटर्स और ब्राह्मण और राजपूत कितना 2024 के चुनाव में आधिपत्य हासिल करते हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, लेकिन जिस तरीके से वोट बैंक की बात की जाए, उस तरीके से देखा जाए कि वोट बैंक आधे से ज़्यादा बीजेपी में भी शिफ्ट हो गया है। चलिए बताते हैं आपको कि जिला अध्यक्ष की तरफ से क्या लिस्ट है और इन लिस्ट में क्या साफ कहा गया है। जिला अध्यक्ष की लिस्ट से साफ यह भी है कि बिहार में इस बार कांग्रेस सवर्णों की राजनीति का मुख्य फोकस करना चाहती है। कांग्रेस इस बार बीजेपी की वोट बैंक के सेंधहारी के प्रयास में जुट गई है। वहीं कांग्रेस ने बिहार के 39 नए जिला अध्यक्ष की लिस्ट भी जारी की है। इन लिस्ट में सबसे ज़्यादा चेहरे यानी 66% स्वर्ण जाति है, जिनमें 12 भूमिहार हैं, 8 ब्राह्मण हैं और 6 राजपूत बिरादरी के हैं। वहीं पार्टी ने 39 में से लगभग 25 जिलों की कमान अगड़ी जातियों को भी सौंपी है। इनमें से 5 मुस्लिम और सिर्फ 2 महिलाएं हैं। लिस्ट में यह भी साफ है कि बिहार में इस बार कांग्रेस सवर्णों की राजनीति पर मुख्य फोकस करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस बार बीजेपी की वोट बैंक के सेंधमारी के प्रयास में लगातार जुट गई है और नए जिला अध्यक्षों की सूची को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भूमिहार और ब्राह्मणों को तरजीह दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा 11 जिलों में भूमिहार को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि 6% की आबादी वाले भूमिहार समाज में कांग्रेस की नज़र आखिर क्यों टिकी है? क्या कांग्रेस नया दांव खेलकर अंगड़ी जाति के अपने पुराने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, या फिर बिहार में भूमिहार का समुदाय कितना ताकतवर है? हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जैसा कि बिहार में अंगड़ी जाति की 18% आबादी है, जिनमें से सबसे ज़्यादा भूमिहार हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य में किसी भी पार्टी को अगर स्वर्ण वोटरों को साधना है तो उन्हें भूमिहार को अपने पाले में करना होगा। आपको याद होगा कि बिहार में 6% भूमिहार समुदाय के वोटर हैं, जिसमें 5.5% ब्राह्मण हैं और 5.5% इसके करीब राजपूत भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए कि राज्य में सियासी तौर पर
भूमिहार समाज काफ़ी प्रभावी भी रहा है। बिहार में ज़्यादातर ज़मीन जायदाद इसी समुदाय के पास होते हैं, जिसके कारण दूसरी जाति के वोटरों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भूमिहार समुदाय आज़ादी के बाद भी कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, लेकिन जैसे ही बीजेपी का उदय हुआ, यह वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक बन गए। आपको याद होगा कि बिहार में हुए पिछले कुछ लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यह परिणाम भी देखने को मिले हैं कि भूमिहार बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। लेकिन भूमिहार जाति के वोटर पटना, वैशाली और मोतिहार, बेगूसराय, सीतामढ़ी में जीत हार की ताकत भी रखते हैं। लेकिन जीत हार की ताकत में यह भी देखना है कि कांग्रेस के आधिपत्य को देखते हुए और आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या जिस तरीके से भूमिहार वोटरों ने बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है, क्या आने वाले चुनावों में भूमिहार कांग्रेस की रणनीतियों में खरे उतरेंगे या नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। चलिए हम बताते हैं आपको। इन सीटों पर पहले भूमिहार जाति के उम्मीदवार लड़ते और जीतते रहे हैं। ऐसे में साल 2024 के चुनाव में बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर जेडीयू या बात करें आरजेडी की, तो इन सीटों पर भूमिहार वोटरों को साधने में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा के 243 में से 64 विधायक स्वर्ण हैं, जिनमें से 21 भूमिहार में आते हैं। अब बात करेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियां भूमिहार समुदाय में क्यों भाव दे रही हैं। जैसा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की बात करें तो इसमें हुए बदलाव के बाद ही बिहार में भूमिहार समुदाय की राजनीति अहमियत बढ़ गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तक सभी पार्टियां अब भूमिहार पर मेहरबान हो रही हैं। दलित आदि पिछड़ा वर्ग भी वोट बिखेरने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को यह भी साफ समझा जा रहा है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी बिना स्वर्ण वोटों के संभव नहीं है। वहीं बात अगर की जाए आरजेडी की, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने इसी राज्य में कभी भूरा बाल साफ करो का नारा भी दिया था, लेकिन उन्हीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ऐसे कई मौके पर भूमिहार समाज को गले लगाने की बात भी की थी। यदि बात की जाए 2022 के समय की, तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि भूमिहार समाज और यादव एकजुट हो जाए तो कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। तेजस्वी यादव का A to Z का फॉर्मूला बेजहां विधानसभा उपचुनाव में हिट भी रहा था, लेकिन वह आने वाले लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने की बात भी कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी भूमिहार समुदाय से आने वाले नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया था, और कांग्रेस ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण की जगह भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश यादव सिंह को बना दिया है। वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी भूमिहार समुदाय के विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपी थी। और एलजेपी, इसके अलावा भी रामविलास की पार्टी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी भूमिहार से संबंध रखने वाले डॉक्टर अरुण कुमार को अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। चलिए अब बताते हैं कि कांग्रेस आखिर क्यों याद कर रही है स्वर्ण जाति को। इसके पीछे भी क्या राजनीति हो सकती है, या कांग्रेस की 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की क्या रणनीतियां हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व शुरू से ही स्वर्ण जातियों के साथ रहा है। बिहार के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों पर अगर नज़र डालें तो जगन्नाथ मिश्रा, एसएन सिन्हा, भागवत झा आज़ाद और बिंदेश्वरी दुबे सभी स्वर्ण जाति में आते हैं।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार ने एक रिपोर्ट में यह भी कहा है कि साल 1950 और 1960 के दशक में स्वर्ण जातियों के खिलाफ राजनीति में पिछड़ी जातियां कांग्रेस से दूर चली गई थी, लेकिन बिहार में कांग्रेस अगड़ी जातियां दलितों और मुस्लिमों के बीच सिमटी हुई हैं। अब कांग्रेस एक बार फिर अपने पुराने वोट बैंक को हासिल करने में लगी है। अब हम आपको उस ग्राफ की ओर ले चलते हैं जो कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कितना गिरा है। बात की जाए साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस को बिहार में लगभग 8% वोट और एक सीट पर जीत मिली थी। यह एक सीट ही थी जो सीमांचल की किशनगढ़ या मुस्लिम वोटरों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इससे पहले साल 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बिहार की सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिल पाई थी और राज्य में लगभग 9% वोट ही मिले थे। इस राज्य में कांग्रेस ने आखिरी बार साल 1985 में अपनी सरकार बनाई थी। उस वक्त हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 196 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद भी बिहार में साल 1979 में हुए भागलपुर दंगे और 1990 में शुरू हुई मंडल राजनीति ने कांग्रेस की जड़ें हिला दी थी। मंडल की राजनीति के बाद ही राज्य के दलित वोटों का नई पार्टियों में बंट गया था, जबकि कांग्रेस को मिलने वाले मुस्लिम वोट आरजेडी के पाले में चले गए थे और स्वर्ण जातियों के वोट को बीजेपी ने अपने पाले में रख लिया था। लेकिन अब हम बात करेंगे इन घटनाओं के बाद के बारे में। राज्य में साल 1990 में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन उस वक्त सिर्फ कांग्रेस में 71 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई और जिसके बाद बिहार में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिरता चला गया। और यही कारण था कि वोट बैंक को लुभाने के लिए बीजेपी लगातार उनके साथ उनको अपने आड़े लाने में कोशिश कर रही थी और हुआ भी यही कि वोटर बैंक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं एक वरिष्ठ नवीन उपाध्याय जी कहते हैं कि प्रदेश में अगड़ी जाति के बीच आरजेडी को लेकर भी हमेशा एक संशय रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस स्वर्ण जातियों को जगह देती है तो उस समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाने में कामयाब कैसे होगी, तो इसका गठबंधन में भी क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में लगभग 13% स्वर्ण जातियों के वोटर हैं, लेकिन वर्तमान में इन सभी का वोट बिखरा हुआ है। ऐसे में यह वोट कई इलाकों में हार जीत का फैसला भी कर सकता है। उत्तर बिहार की कई सीटों पर ब्राह्मण वोटर हार जीत तय करते हैं, लेकिन औरंगाबाद और चित्तौड़गढ़ में राजपूत वोटरों का दबदबा लगातार बना हुआ है। वहीं बात की जाए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में भी भूमिहार वोटर की हार जीत का फैसला कर सकते हैं, जबकि पटना में कायस्थों को वोट निर्णायक स्तर ही होता है। यदि बात की जाए वर्तमान की तो आरजेडी को यादव और मुसलमान दोनों ही समुदाय में ज़्यादातर वोट बैंक देते हैं, जो लगभग 30% वोट ऐसे हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ अंगड़ी जातियों के कुछ वोट महागठबंधन की तरफ आ जाएं तो इसे हरा पाना असंभव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर और बीजेपी ने इन सूचियों के बारे में क्या कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि कांग्रेस बिहार जेडीयू और आरजेडी के एजेंडे पर चल रहे हैं। इन दिनों दोनों पार्टियों से जो कांग्रेस को डायरेक्शन मिलता है, पार्टी उसी हिसाब से चलती है। वहीं विजय सिन्हा ने यह भी कहा
कि कांग्रेस को किसी भी जाति से सहानुभूति नहीं है। यह पार्टी सत्ता में रहने के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है और किसी को भी बाहर कर सकती है। अब यह भी देखना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 23 मार्च को 4 राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव भी किए थे। इस बदलाव के तहत पार्टी ने विधानसभा परिषद में पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को बिहार इकाई का अध्यक्ष बनाया था। यदि बात की जाए पिछड़ा वर्ग यानी खुशवा समाज में आने वाले सम्राट चौधरी बिहार के दिग्गज नेता रहे हैं। शकुनी चौधरी के पुत्र हैं ये, और शकुनी चौधरी 7 बार विधायक रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल की जगह लेंगे। और यह भी बात करें कि जायसवाल ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए बधाई भी दी और एक विश्वास व्यक्त भी किया था कि उनके नेतृत्व में निश्चित ही संगठन नई बुलंदियों को हासिल करके प्राप्त करेगा। भूमिहार को मनाने के कारण ही बीजेपी ने भूमिहार समुदाय के विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपी है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस भूमिहार की ताकत को अच्छे से जानती है। इसी के चलते कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश की कमान सौंप दी, और वो भी भूमिहार समुदाय में ही आते हैं। जिस तरीके से स्वर्ण जाति बीजेपी के गुट में शामिल हुई है, लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि 6% वाले भूमिहार समाज पर कांग्रेस की आखिर नज़र क्यों टिकी है। क्या कांग्रेस नया दांव खेलकर अंगड़ी जाति के अपने पुराने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है? लेकिन अब इस पर स्वर्ण जाति और भूमिहार से लेकर राजपूत और ब्राह्मण को कैसे कांग्रेस 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से लुभाएगी? क्या इससे भी कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा, या फिर जिस तरीके से हमने अपनी इस प्रोग्राम में बात करी कि स्वर्ण जाति के लोग पहले से ही बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन 2024 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की आने वाली इस रणनीति में कांग्रेस की जीत हासिल होती है या नहीं? फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही, और बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।